हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, एक अच्छी सी सुबह का आगाज हो चुका है और हम लोग ये सोच रहे थे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। क्या आज हम सोशल इशू के ऊपर बात करें? तो हमने सोचा कि आज हम फीवर के ऊपर बात करते हैं और ये फीवर है सियासत के मैदान में सेनेट इलेक्शंस का और स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान सुपर लीग का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है एक दफा फिर से उसको शिकस्त हो गई है और इस शिकस्त के बाद पेशावर ज़ल्मी एक दफा फिर से कमबैक कर रही है। और जैसा कि तमाम लोग कह रहे थे कि फेवरेट तो है पेशावर ज़ल्मी, लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर्स जेल अप होने के बाद दोबारा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी, लेकिन कुछ हो ना सका। ओवैस और आपकी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मेरी टीम कल हार गई, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। टेंशन वाली कोई बात नहीं। अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, लेकिन कल देखने में बहुत मजा आया। मैचेस जितने भी हो रहे हैं अभी तक का शायद सबसे अच्छा मैच कल वाला था, क्योंकि डैरेन समी ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी। इंजर्ड होने के बावजूद वो मैदान में आए बैटिंग के लिए। पेशावर ज़ल्मी काफी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही थी। आके उन्होंने 2 छक्के लगाए हैं, 1 चौका लगाया और विक्ट्री पेशावर ज़ल्मी के नाम कर दिया है। जबरदस्त कैप्टन इनिंग खेली कल। बिल्कुल, कल हम कह सकते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप का जो है वो मुजाहिरा किया है। अच्छा जी, अब कुछ सेनेट इलेक्शंस की बात कर लेते हैं जिसका फीवर बड़ा हाई है। और अगर सिंध की बात की जाए तो खासकर पीपल्स पार्टी इसमें काबिल जिक्र है। और अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासी बर्तरी सेनेट में एक दफा फिर से बरकरार रख पाएगी या नहीं, और कितने जोड़ तोड़ होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग के भी इल्जामात लग रहे हैं। कौन सी पार्टी इस दफा अपनी साख को बचाने में कामयाब होगी, और एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या होगा जो कि इतने धड़ों में बढ़ चुकी है, और उन लोगों का क्या होगा जो एमक्यूएम छोड़ के पीएसपी में चले गए हैं लेकिन अभी तक रिजाइन नहीं दिया। इस हवाले से ढेर सारी बात भी करेंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। आग तो लग जाती है, अब आग से लोगों को आग नहीं लगनी चाहिए, बस असल बात ये है। आग लगती रहती है, आग से लोगों को आग नहीं लगनी चाहिए। सिंध सेक्रेटेरिएट की आग ने सिंध असेंबली का माहौल गरमा दिया। शहला रजा के दिलचस्प जुमले, नुसरत सहर अब्बासी आग बगोला, खूब शोर मचाया, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर ने माइक ना खुलवाया। नंद कुमार ऐवान में गुटखा खाते रहे, पान और छालिया पर पाबंदी भी साथ चबाते रहे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब आपने टॉप स्टोरीज तो जान ली हैं, अब मुख्तलिफ शहरों का रुख कर लेते हैं, जहां सबसे पहले हम जाएंगे लाहौर, जहां हमारे नुमाइंदे तारिक खान मौजूद हैं। आज उनसे जानते हैं कि लाहौर में आज क्या सी सियासी सरगर्मियां होने जा रही हैं और कौन कौन सी समाजी सरगर्मियां भी हैं। तारिक खान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आज अगर हम लाहौर में देखें तो सबसे अहम एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेनेट के इंतखाबात हैं। गुज़श्ता रोज़ निहाल हाशमी की खाली होने वाली नशिस्त पर इंतखाबात हुए। मुस्लिम लीग नून के हमायती याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए, और इसके बाद आज पंजाब असम्बली का सेशन है, धुआंधार सेशन है, और दोबारा से कल सेनेट इंतखाबात हैं, उसके हवाले से प्लानिंग मुकम्मल की जाएगी, मेंबरान को मोटिवेट किया आएगा, और उसके बाद आज जो है इसके हवाले से देखा जाएगा कि कितने मेंबरान ने किस उम्मीदवार को वोट देने हैं। कुल 12 नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली सेनेट की पंजाब से, और जिनमें एक अक़लियत है, जबकि अगर अपोजिशन इकट्ठी हो तमाम तो सिर्फ एक नशिस्त निकल सकती है। उसमें देखना है कि आया अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होती हैं कि नहीं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हैं मुस्लिम लीग नून के सदर, और वो जो हैं आज दीपालपुर में जो है वो एक जलसे से खिताब करने जा रहे हैं, और उसके बाद दीगर कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा लाहौर से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद, उनसे जानते हैं शहर का क्या हाल चाल है। आसिफ नवीद, गुड मॉर्निंग। आज बारिश वगैरह भी हुई है क्या? जी गुड मॉर्निंग। आज गुज़श्ता रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें कि रात के जो बारिश का
बरसाने वाले बादल यहाँ दाखिल हुए तो वो अभी तक स्टिल उसी तरह बरस रहे हैं। रिमझिम का सिलसिला जारी है, वक्फे वक्फे से बार बार। अगर हम बात करें तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदुर नवाह में भी जो बारिश हो रही है, इसके असरात जो है वो गलियात पे भी हो रहे हैं। उसकी वजह से जो बर्फबारी है उसका एक दफा फिर आगाज हो गया और ये इस सीजन की शायद आखिरी बर्फबारी होगी और सियाहों के लिए खासी खुशी का मौका है, क्योंकि आज जुमा है, वीकेंड है। आज चूंकि सरकारी तौर पर तातील हो जाएगी सरकारी इदारों में, और उसके अलावा जो सियाह हैं कोशिश होती है उनकी हफ्ता और इतवार को वो सियाहती मकबात का रुख करें, तो उनके लिए खासा जो है खुशी की बात है कि वो अपने ये जो 2 दिन है, चूंकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये जो बारिश बरसाने वाला सिलसिला आइंदा 1 से 2 रोज तक जारी रहेगा, तो इस वजह से जो लोग इस पूरे सीजन में बर्फ को एंजॉय नहीं कर सके वो अब कम से कम उनके लिए खुशी। क्या बात है आसिफ नवीद, बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं आप कि पूरे सीजन में जो लोग एंजॉय नहीं कर सके वो ये 2 दिन में एंजॉय कर सकेंगे, और डेफिनेटली वीकेंड भी है तो लोग प्लान करेंगे, फूड स्ट्रीट्स का भी रुख करेंगे। ये बताएं, रौनकें जो हैं वो मजीद दुबाला होने वाली हैं? जी यकीनन, देखिए ये ऐसा मौका होता है, इस मौके पर अगर हम बात करें बारिश के मौके पे लोगों की ज्यादातर तरजीह होती है कि वो सियाती मकामात पर जाएं। देखिए पार्क वगैरह तो वीरान हो जाते हैं, पार्कों में चूंकि यहाँ जब बारिश होती है तो जाहिर सी बात हो फिर महाल हो जाता है, जो फुटपाथ ही रह जाते हैं जिन पर चल सकता है, बाकी तो जहाँ ग्रीन एरिया वहाँ तो चल फिर नहीं सकते। लेकिन लोगों की कोशिश होती है कि या तो खाने पीने में जाएं या यहाँ पर जो चटपटे पकवान है उसकी तरफ ज्यादा रागिब होते हैं। इस वक्त अगर आप थोड़ी सी देर बाद, जिस वक्त जो ही दोपहर होगी तो आप देखें इस्लामाबाद और गिरदुर जितने भी यहाँ पर पकोड़े समोसे और मछली के, क्या बात है जी, सुबह सुबह पकोड़े समोसे का जिक्र करके आप हमारी एपिटाइट को इनक्रीज। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, इस्लामाबाद पेशावर चलते हैं। पेशावर पे हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शहजाद। इस्लामाबाद से आसिफ नवीद थे और पेशावर से आसिफ शहजाद मौजूद हैं। आसिफ, पेशावर में आज क्या होने जा रहा है? क्या मौसम अच्छा है? यहाँ पे भी बारिश तो नहीं हुई? आज बिल्कुल जिस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है, इस तरह पेशावर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी जो है वो भी हो रही है। सयाह जो हैं जिस तरह के बताया कि इस्लामाबाद से भी सयाह जा रहे हैं, इस तरह पेशावर से जो सयाह हैं वो स्वात और गलियात की जानिब जा रहे हैं। वहीं पर जो है वो वीकेंड जो है वहाँ पर इंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ अगर सियासी मौसम की बात की जाए तो सियासी मौसम जो है वो इंतहाई गर्म है। सेनेट का जो इंतखाबात है उसका मैदान जो है कल सजने जा रहा है, इसके लिए जो जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो भी जारी है। जो सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, आज जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी होगा, जहाँ पर इसी हवाले से गर्मा गर्म बहस भी होगी। जो कल होने वाले सेनेट के इंतखाबात है वहाँ पर यहाँ पर जो जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान जो हैं वो पेशावर आए थे 1 रोज़ा दौरे पर, और यहाँ पर जो अपने मेंबरान थे। आपका बेहद शुक्रिया। डेफिनेटली एक्टिविटी जारी है और सबसे बड़ी जो एक्टिविटी होने जा रही है कल वो है सेनेट इलेक्शन। उस हवाले से मजीद भी भरपूर और हेल्दी डिस्कशन करेंगे। और गुड मॉर्निंग, आज में मजीद बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, और हमारे साथ डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा साहिबा भी होंगी और उनसे पूछेंगे कि सिंध में पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शंस के अंदर अब क्या खास कारकर्दगी दिखाने जा रही है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, सिंध असेंबली इजलास में सिंध सेक्रेटरीट आतिश जदगी वाक़े पर बहस हुई। डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा कहती हैं कि आग कहीं भी लग सकती है, लेकिन आग से बहुत से लोगों को आग क्यों लग रही है। गुटके के हवाले से भी अरकान असेंबली और स्पीकर में दिलचस्प मुकालमा हुआ और इसकी तफसीलात बता रहे हैं खावर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। सिंध असेंबली के इजलास के दौरान किसी कानून साजी या तहरीक पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। सिंध सेक्रेटेरिएट में आतिश जदगी पर नुसरत सहर अब्बासी ने तहरीक इल्तवा पेश की। The fire suddenly erupted and burned the official record in the Sindh Secretariat. This assembly be adjourned to discuss the definite important matter. ताहम हुकूमती अराकीन की मुखालफत के बाद डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा ने राय शुमारी के बाद तहरीक इल्तवा को मुस्तरद कर दिया और अपनी कीमती राय भी पेश कर दी। NLC बिल्डिंग में लगती रहती थी, याद है आपको? लगती रहती थी तो आग तो लग जाती है। अब आग से लोगों को आग नहीं लगनी चाहिए, बस असल बात ये है। आप प्लीज मूव करिए। अरकान की इजलास से अदम दिलचस्पी का अमली मुजाहिरा फंक्शनल लीग के नंद कुमार ने पेश किया, जिन्होंने क्लास में किसी बच्चे की तरह स्पीकर से चाय पीने के लिए बाहर जाने की इजाजत मांगी। तहम स्पीकर की जहां दीदा नजरों ने ताड़ लिया कि वो गुटखा खा रहे हैं। नंद कुमार साहब, यू शुड हैव बीन हियर। अगर आप पान, गुटखा, सिगरेट, चाय पीने के लिए बाहर चले जाएंगे तो यू विल मिस इट। तो आप गुटखा खाना पहले बंद करें, क्योंकि वो इट्स डेंजरस फॉर योर हेल्थ।
इजलास के दौरान नुसरत सहर अब्बासी माइक बंद होने के बावजूद बोलती रहीं, लेकिन हुकूमती अरकान ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और यूं ये अहम इजलास इंतहाई गैर अहम साबित हुआ। तो जनाब आपने देखा ये पैकेज और किस तरीके से ये सिंध असम्बली का पैकेज है, और मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी सिंध असम्बली जो है वो फिश मार्केट का मंजर पेश कर रही होती है, और क्योंकि सेनेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं और दीगर मामलात भी हैं, तो इस पर बात करने के लिए, डिटेल डिस्कशन करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज में बुलाया है डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, गुड टू सी यू हियर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक्स कि आप हमारे शो पे आई, क्योंकि आप कह रही थी कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने टाइम निकाला। और अभी इजलास भी है जिसको शाम आप ऐसे ही चलाएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, इजलास भी है और उसको भी ऐसे ही चलाना है। अच्छा चले पहले इस पैकेज से ही बात कर लेते हैं मैडम। सॉरी, असल में नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। फोन खुला रह गया। बिल्कुल, और फोन का तो काम ही बजना है। नहीं, इट्स ओके। अच्छा, इस पैकेज से अगर हम स्टार्ट करें आप का, तो ये जो सिंध सेक्रेटेरिएट में आग लगी थी उसके बारे में आपके इस कमेंट को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया गया और न्यूज़ पैकेजेस में भी चला। इससे क्या मुराद थी कि देखिए, अक्सर ये हुआ है कि इस तरह से आग लगी कि लोग जल गए उससे, और मतलब डबल नुकसान हुआ। हाँ। आजकल रिकॉर्ड सिर्फ एक जगह तो नहीं होता ना, कंप्यूटर का ज़माना है, मुख्तलिफ जगह हमारे कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होते हैं। हाँ। तो असल मसला ये होता है कि आग भी लगे और लोग वहाँ मौजूद हों, रेस्क्यू ना हो सके। देखा था आपने कि एक शख्स ने जब सानिया बल्दिया टाउन हो गया, उसके बाद आई चंडीगढ़ रोड पर जब आग लगी तो एक शख्स जो है वो बेचारा पता नहीं कौन से फ्लोर से लटक गया खिड़की से कि मैं जल ना जाऊं, और फिर वो गिर गया तो आग लग गई, कागजात हो गए, कुछ हो गया। ये सब कुछ दोबारा हो सकता है, लेकिन कोई लोगों को तो नहीं लगनी चाहिए फिर। और मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखी हैं कि आग से या बॉम्ब ब्लास्ट का जो होता है ज़ख्मी, उसको बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, मीडिया ने वैसे इसको किसी और तरह से ही पोर्ट्रे किया। हाँ। शायद मीडिया का अपना मिजाज है, मीडिया का अपना मिजाज है, उसकी वजह शायद ये है कि सिंध असेंबली के अंदर आमतौर पे इस तरह की जुमलेबाजी होती रहती है। वो तो होनी चाहिए। देखें, जिंदा लोग बैठे हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही कह जिंदा लोग बैठे। अच्छा मैडम, सेनेट इलेक्शंस के हवाले से बात करते हैं। जाहिर सी बात है, अब सेनेट इलेक्शन का फीवर हाई है, कल अहम दिन है सेनेट के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के हवाले से अब ये बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासी बरतरी बरकरार रख पाएगी? इंशाल्लाह। सही, तो उसके लिए आपकी जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से भी, और अगर नून लीग की बात करें तो वहाँ से भी हॉर्स ट्रेडिंग के और सीटों की खरीदो फरोख के इल्ज़ामात लग रहे हैं। इतना अहम हमारा ये इदारा है सेनेट, और उसमें अगर इस तरीके से जोड़ तोड़ करके अरकान असेंबली आएंगे तो फिर आपको क्या लगता है? देखिए, अगर इसमें पैसा चले तो इसको मैं कंडेम करती हूँ, लेकिन अगर इसमें हम डायलॉग करें, मैंने आपसे बात की, आपने कहा कि मीडिया ने इसे किसी और तरह से हाईलाइट किया। मैंने कहा जी, मेरा ये नज़रिया था कि छुट्टी का दिन था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तो मैं इस नज़रिए से कह रही थी कि आग से किसी को आग लग जाए ये गलत बात है। सही। तो हम सबसे डायलॉग कर रहे हैं, लेकिन आप एक पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट वो अपोजिशन पार्टीज जो एक दूसरे की अपोनेंट हैं, आप देखें कि वो मिल रही हैं। ठीक। पीटीआई, एमक्यूएम, पीएमएलएन, लेकिन मैडम जरदारी साहब ने भी तो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब चाहे किसी भी अलायंस में हो या नहीं हो, उनकी अपनी एक दोस्ती है। हाँ। और वो अपोजिशन भी करें मौलाना फजलुर रहमान, तो वो उनकी दोस्ती में फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी बहुत सारे लोग जो आप हमारा और नुसरत का असेंबली में देखती हैं, ये एक अलग है, क्योंकि मुझे अपने रूल्स के साथ स्टिक होना है, लेकिन इसके अलावा हमारी बड़ी दोस्ती है, हम शॉपिंग भी साथ कर लेते हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त मैडम ने बात की है कि नुसरत सहर अब्बासी साहिबा और मैडम की बड़ी अच्छी दोस्ती है, क्योंकि असेंबली में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप उनको बोलने की इजाज़त ही नहीं देती। मैं इसलिए नहीं देती कि वो आउट ऑफ रूल जाती हैं। अच्छा। और मुझे रूल्स के साथ चलना है। मुझे एक खुद ही एमपीएस ने एक बुक बनाई है, और सबसे अच्छी बुक सिंध की है। अच्छा। और क्योंकि पहले जब बनी थी तो गवर्नर ने बनाई थी, अब जो है वो एमपीएस ने उनको बनाई है। फिर ये सारी बुक पूरे सूबों को भी दी जा रही है कि भाई आप देखें हमने कितनी अच्छी बुक बनाई है। अब वो रूल्स आप खुद बनाएं, सही, फिर खुद खड़े होकर उन्हें वायलेट करें, और मुझे ये करें कि वो बुक पकड़ाकर मुझसे आप ओथ ले लें कि मैं इस बुक के हिसाब से चलूंगी।
तो मुझे क्या करना है? इसी हफ्ते नुसरत साहिबा हमारे प्रोग्राम में आई थी, तो उनसे हमने यही सवाल पूछा था कि माइक बंद हो जाता है, इसकी क्या वजह है। उन्होंने भी लाइटर नोट पे इसका जवाब दिया, और आप बता रही हैं कि बुक, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि आप जो है वो असेंबली के बाहर शॉपिंग वगैरह भी साथ करते हैं। ये उन्होंने हमें ऑफ द असेंबली आप लोगों की क्या रिलेशन? जब हम लोग इस्लामाबाद वगैरह या कहीं जाते हैं, अगर हम दोनों साथ होते हैं, हम पहला प्रोग्राम यही बनाते हैं कि हमें क्या करना है। सही। और फिर सस्ती शॉपिंग करते हैं। सस्ती शॉपिंग करते हैं। सही। अच्छा, चूंकि अभी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो शैला साहिबा की मौजूदगी में फायदा जरूर उठाएंगे हम। ऑपोजिशन की आप बात कर रही थी कि सारे इकट्ठे हो रहे हैं, पीटीआई और दूसरे लोग जो हैं फंक्शनल लीग के मिला के। तो पीटीआई के खुर्रम शेर जमान है, वो कह रहे हैं कि मराठी पैकेज और लोगों को किया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ वोट दें मराठी पैकेज के थ्रू। अच्छा, अभी हम एक सीडी भी चलाएंगे, इसमें हमारा सारा दिन तमाम ख़वातीन के साथ गुजरा जो कि मुख्तलिफ पार्टीज़ की हैं, और रातों में भी हम बैठे जी। और कोई एक खातून ये नहीं कह सकती कि हमें हमारे सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैडम। तो इसके अलावा सारे दिन हम एक दूसरे के साथ उठ के बैठते हैं, बात करते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। हमारी ख़वातीन की तो आपस में इतनी दोस्ती है कि हम, जैसे नाइला हैं हमारी एमक्यू की, उनके हस्बैंड की डेथ हुई, तो मैंने कुछ सोचे बगैर, क्या इलाका उस वक्त ये हालात नहीं थे, और मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। और बहुत सारी इस तरह की, नाहिद से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, राना से बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसलिए कि हर इंसान अपने नज़रिए के तहत चल रहा है। हम उनसे ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई अगर तुम्हारी पार्टी नहीं डिसाइड करेगी कि क्या करना है तो प्लीज तुम। वो कह रहे हैं कि खुफिया डील हो रही है ऐसी, अगर कोई बात जो कुछ नहीं करते वो तनकीद करते हैं, मैं आपको ये बता दूं, और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये जरूर होगी कि हम डायलॉग करें, और डायलॉग जरूर करना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज में डायलॉग नहीं है, वो डायलॉग नहीं कर सकती और वो एक बात पकड़ के बैठ जाए, तो वो पॉलिटिकल पार्टी डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रही है, डायलॉग तो होना चाहिए। अच्छा शैला साहिबा, अगर इस सेनेट इलेक्शंस में देखा जाए तो आपके जो बड़े बड़े सेनेटर्स हैं, यानी आपके पार्टी में जिन्होंने बहुत काम किया है, ऐसे सेनेटर्स भी जो है अब वो रिटायर होने के लिए जा रहे हैं, तो अब उनके लिए क्या इकदाम किए जाएंगे आगे? उनके लिए क्या पार्टी पॉलिसी है, किस तरीके से पार्टी पॉलिसी मुरतब की जाएगी? और रज़ा रब्बानी साहब, जिनको डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की जानिब से खिराज तहसीन भी पेश किया जाएगा, इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया है, इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, हम तो चाहते थे कि एतजाज़ एहसन साहब को भी दोबारा लाएं। हमारी पार्टी का ही नहीं, वो पाकिस्तान का एसेट है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि मैं जाके सिंध से जो है वो लूँ, और मैं नहीं कर रहा। और इसी तरह एक दो और भी हैं, फ़रतुल्लाह बाबर हैं। तो हम तो चाहते थे, क्योंकि मैं जहाँ मेरी कह सकते हैं बातचीत कहीं फंसने लगती है, या मुझे नॉलेज में होता है कि मैं यहाँ कहीं गई जी, तो मैं फ़ौरन फ़रतुल्लाह बाबर साहब को मिलाती हूँ, इनमें से किसी को मिलाती हूँ और उनसे पूछती हूँ यहाँ पे क्या कहना है, क्या होना चाहिए। यानी आप सीनियर जो अरकान पार्टी के हैं उनसे मुशावरत करती हैं कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल। क्योंकि नफीस नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अच्छा नफीस भाई, शैला साहिबा बात कर रही हैं कि हम तो गुफ्तो शनीद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, और ये सियासी जमातों के अंदर होता है, लेकिन पीटीआई या जो अपोजिशन कह रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मराठी पैकेज के थ्रू शायद लोगों को अपनी तरफ लाना चाह रही है या खुफिया डील करना चाह रही है। आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, हर मामले पे नज़र रखते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, खुफिया डील तो अब ये एक तो बात क्लियर है कि 70% पीपल्स पार्टी के जो रिटायर हो रहे हैं सेनेटर्स, और पीपल्स पार्टी को इस वक्त अपनी उसी स्ट्रेंथ को रिटेन करना एक चैलेंज है। और ये जो अभी जो बात हो रही है, खासकर इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जो पॉलिटिंग है, जो प्रोसेस है, तरीक़ेकार है, इसको हम इक़्तिदार में आकर चेंज कर देंगे। तो मेरा पहला तो सवाल ये है कि आप इस चैलेंज को किस तरह मीट कर पाएंगे, क्या अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रख पाएंगे इस सिनेरियो में? दूसरा ये कि क्या जो इमरान खान साहब के इस जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे आप भी वो हैं कि इसको चेंज होना चाहिए बैलेटिंग का तरीक़ेकार, ये सही है? देखिए, इमरान खान की बातों से मैं जब इम्प्रेस हूँ, जब वो उस जगह को जहाँ पे ये बैठ के चेंज होना है, इस काबिल तो समझे कि वो वहाँ पे आएँ।
वो तो आते ही नहीं। इस वक्त सारी वो पार्टीज रो रही हैं जिनके अंदर ग्रुपिंग हो गई है। मसलन इमरान के यहाँ तो आप देख रहे हैं कि आज़ाद भी खड़े हुए हैं और 2 फॉरवर्ड ब्लॉक वहाँ पे बन गए, एक उनके नाजिम का भी। फिर इधर पंजाब में भी उनके वो वाले MPs बैठे हैं जिन्होंने उनके कहने के बावजूद उन इस्तीफे नहीं दिए थे। यही हाल जो है वो PMLN का है, रियाज पीरज़ादा का एक ग्रुप है और खोसा साहब का एक अलग ग्रुप है और सराइकी बेल्ट अलग नाराज़ नज़र आ रही है। जब ये नाहल भी नहीं हुए थे और इससे पहले के जो सेनेट के इलेक्शन थे तो हमारे सिर्फ 11 MPA थे और जब हमने नदीम अफजल चंद को खड़ा किया तो हमें 39 वोट मिले थे। तो उस वक्त भी PMLN के अंदर वो बात नहीं थी। और अब बलूचिस्तान जिसको हमारे सर पे थोपा जा रहा है, बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं। अगर किसी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आ रही है और वहाँ के लोग चाहते हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल आ रहा है कि बलूचिस्तान में आपने कम अक्सरियत वाले लोग जिनको जितना सपोर्ट नहीं करते थे, जिनको लोग जिनके नुमाइंदे अवामी नुमाइंदे नहीं थे, और खासकर इंटेसिटली जरदारी साहब ने भी एडमिट किया कि हमारी कुछ ना कुछ इंटरवेंशन थी वहाँ पर। बिल्कुल तो ये आप एडमिट करती हैं कि आपकी पार्टी ने कार्रवाई की कुछ? देखिए, हमने उनको सपोर्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमारी कंसल्टेशन हो सकती थी वो हमने दी। बाकी तो अगर नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है मजबूत है तो उन्हें नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन जो ख़वातीन तो जो है वो उनके साथ जो वज़ीर आला थे उनके साथ ही बैठी रहीं, लेकिन उनको अगर आप सुन लें, चाहे समीना साहिबा हों चाहे कोई भी हो, उन्होंने कहा कि हाँ हम जो हैं वो हैं इस वक्त अपने वज़ीर आला के साथ, लेकिन ये हमारे शुरू से इख्तलाफात थे कि बलूचिस्तान को फेडरल चला रहा है और वो लोग हम पे मुसल्लत कर दिए जो हमारी पार्टी के नहीं हैं। उनका चकज़ई साहब के ग्रुप की तरफ जो था वो इशारा था और उन्होंने कहा कि ये बात हमारे यहाँ बहुत पहले से थी। अब ख़वातीन का अपना एक स्टाइल होता है, वो नहीं गई, लेकिन उनके जेंट्स जो थे उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा। और जहाँ तक बात है जिस शख्स की कि कुद्दूस साहब को जो बनाया गया है CM, तो उन्होंने अपने आप सेलेक्ट किया है और वहाँ जो आवारान था वहाँ पे 500 वोट जो पढ़े तो वो इसलिए पढ़े 500 साढ़े 500 के वहाँ पे तो इतनी शदीद धमकी थी कि वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि चाहे कुछ भी हो वोट डालेंगे। तो हर घर से एक बुजुर्ग चुना गया था और उन बुजुर्गों ने अपनी जान पे खेल के कि नहीं हम पाकिस्तान से कि इन्होंने बलूचिस्तान में जो भी सारा सिस्टम बनाया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेशन हो सकती थी वो हम। लेकिन एक सवाल यहाँ पर एक वो होता है कि जैसे सेनेट के इलेक्शन की बात हो रही है तो अली रज़ा आप भी कहते हैं कि हम 4 सीटें ले जाएंगे। हाँ, तो वही मैंने पूछ रहा है ना कि 18 तो आपकी सीट से उसमें देखिए मैं बताती हूँ मैं ये कह नहीं 12 जो हैं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 50 लोग जो थे वो MQM के वो जीते थे, जिसमें जो लोग शहीद हुए वो लोग अलग, लेकिन 8 लोग तो PSP में चले गए, 5 लोग बिल्कुल भी नहीं आते और फिर इसके अलावा कुछ ऐसे थे जिनकी बहुत शॉर्ट अटेंडेंस थी, रेहान ज़फ़र भी और बहुत सारे, लेकिन उसमें से भी जो हैं इरम वो भी नहीं है। और मतलब इनके पास मेरे हिसाब में 36 लोग होने चाहिए, लेकिन पूरे इन 2 साल के तकरीबन 2 साल हो जाएंगे जब से अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, कभी 22 लोग से ज़्यादा नहीं हुए। अच्छा मैडम, जिस तरीके 22 लोग से ज़्यादा नहीं हुए और अब ये कह रहे हैं कि जी 25 हमारे पास हैं और 37 लोग हैं। जोड़ तोड़ तो करेंगे ना इंतखाबात से पहले। नहीं, अब अगर ये आप मुझे एक बात बताएं, अब ये 2 ग्रुप हो गए, कोई बात नहीं। अब 2 ग्रुप में भी अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सरबराह कौन है, मतलब मैं नहीं मालूम कि सरबराह भी कौन है, और ये भी कि है ना मैं नहीं मानती कि किसी के पास 25 हैं। सही, मेरी आंखें नहीं। अच्छा, आपकी आंखें नहीं मानती कि 25 हैं, लेकिन मैडम एक मुझे क्यों निकाला गया कि मैं कौन हूं? मसला ये है कि जो कहते थे हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, उनके रहनुमा नहीं नजर आ रहे। चले जी, अब आपस में रहनुमा नहीं नजर आ रहे। देखिए, फायदा हमेशा यूनाइटेड पार्टी उठाएगी ना। अब पीपल्स पार्टी का तो मसला ये है कि ठीक है, सरबराह को लटका दो पार्टी टूट जाएगी, कोड़े लगा दो पार्टी टूट जाएगी, जेल भेज दो पार्टी टूट जाएगी, बेईमानियां करो पार्टी सुकड़ जाएगी,
लेकिन जितनी है मुत्तहिद तो रहेगी। चले मैडम, अगर आप ये एमक्यूएम के हवाले से बात कर रही हैं कि आप कहती जी आप नहीं मानती कि 25 भी हैं, लेकिन मेरा तजर्बा नहीं कहता। अच्छा ठीक, तो और ये एमक्यूएम से जो लोग पीएसपी गए हैं लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, फिर उनके मेंबर्स का क्या होगा? देखिए, मैं पीएसपी के पास 8 हैं। ठीक। अच्छा, फंक्शनल और पीएमएलएन बैठे थे तो 8 और शायद 9, मेरे पास हिसाब तो लिखा हुआ है, लेकिन ये एक वोट भी वो नहीं होता। अच्छा, फंक्शनल में उसमें भी अरबाब रहीम नाराज हैं जी, ये भी तो एक इशू है। ठीक है। ठीक। अच्छा, इम्तियाज हमारे पास आ चुके हैं, जाम मदद अली हमारे पास आ चुके हैं। तो वो तो फिर यही तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले के पीपल्स पार्टी ने तो जी खजाने के मुंह खोले हुए। खजाने के नहीं, वो इनके बहुत अच्छे वक्त में जब पैनमा भी नहीं आया था, इनको छोड़कर इलेक्शन लड़कर हमारे पास आए। लेकिन मैडम, सियासी एक्सपीरियंस से आपने फायदा उठाया है। क्यों नहीं उठाएंगे? फिर सियासत ही क्या? नाइब लोगों से के मुकाबले में आप ये भी जरूर बताइएगा, आपने बाकियों का तो सब बता दिया कि किसके पास कितनी सीटें होने वाली हैं, पीपल्स पार्टी के पास कितनी होने वाली हैं? देखिए, अब अगर आज के दिन तक अगर एमक्यूएम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही, एमक्यूएम, पीआईबी और एमक्यूएम बहादुराबाद और पीएसपी और फंक्शनल और ये, तो यकीनन हम यहाँ से सबको दावत देते हैं कि आपका अपना एक पूरा वक्त जहाँ गुजरा है, यहाँ से देती हूँ कि कौन से चैनल को कौन सा आपका कैमरा जिसे देखूँ, इसको देखती हूँ। मैं यहाँ से दावत देती हूँ कि आप जिस पार्टी में हैं, अगर उनके कायदीन में ये सलाहियत नहीं है कि ऐवान बाला ही के लिए अपने आप को जोड़ लें, तो आप प्लीज़ उस तरफ देखें जहाँ के कायदीन को फांसी दी गई, जहाँ के लोगों को कोड़े मारे गए, जहाँ की खातून लीडर को मारा गया, जहाँ के वज़ीर आज़म बार बार बदले गए गलत फैसलों पे, और हमारे साथ आप आ जाए। हमारे यही प्लेटफॉर्म हमें, और इसी को हम डायलॉग कहते हैं, हमारा साथ दें, हम आगे बढ़ते हैं। हम जो हैं तमाम ज़बानों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, तमाम मज़ाहिब के फ़िरक़ों के लोग हमारे साथ हैं, और हम कभी पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे। चलें, बहुत अच्छी बात है, आपने मौके पे वैसे चौका मार दिया। अच्छा, क्योंकि अगर आम पढ़ा जाए, मुबस्सिरीन को सुना जाए, तो अशारिये ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी शायद 9 सीटें ले लेगी, और जो अपोजिशन की तरफ से इल्हाक बनाया जा रहा है, वहाँ से 2-3 सीटें कुछ उधर चली जाएंगी, और एमक्यूएम जो है वो 4 सीटों का तो वैसे क्लेम कर रही है। तो इस पूरी सूरत नहीं, उनका दावा है, अब वो तो इलेक्शन ही बताएगा कि क्या होता है। रजा रब्बानी साहब के हवाले से मैं जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि अब वो रिटायर होने जा रहे हैं। उनके टिकट के ऊपर शायद थोड़ा सा मसला चल रहा था, जरदारी साहब शायद उन्हें टिकट नहीं दे रहे थे। रब्बानी साहब नहीं चाह रहे थे, बिलावल भुट्टो ने उन्हें टिकट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ बड़े मुनज़्ज़म फैसले होते हैं। रजा रब्बानी साहब नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम सब अच्छा, वो इसलिए नहीं चाह रहे थे क्योंकि उन्हें टेक्नोक्रेट की सीट दी जा रही थी। पहले एक बार उन्हें टेक्नोक्रेट का टिकट दिया गया था, तो ये तो बातें होती हैं, लेकिन रजा रब्बानी को तो लूज नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली, वही मैंने कहा ना, उनकी बड़ी खिदमत है पीपल्स पार्टी के अंदर। आप देखें कि कोई कराची की जो सूरत हाल थी, हम में से किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनती थी, ठप्पे लगाए जाते थे। आप सबको पता है, हमारा पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठ सकता था, लेकिन हमने रजा रब्बानी को हमेशा, उनका तो कंट्रीब्यूशन मैडम, हमारी पार्टी के जितने भी सीनियर्स हैं, आप उनको देख लें कि किस तरह। चलिए मैडम, आप ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के हवाले से बात करना चाह रहा था मैं। कल हमारे नुसरत सर अब्बासी से ही बात की, वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि दे आर गोइंग टू पोज यू अ वेरी सीरियस चैलेंज इन नेक्स्ट इलेक्शन। तो क्या समझती हैं आप कि कितना ये चैलेंज आपको मिलेगा और अगर पीएसपी भी आज हमने देख रहे हैं उनके पॉलिसी बढ़ रहे हैं, तो क्या ये इलाक हो जाएगा और क्या ये चैलेंज मिलेगा आपको ठीक ठाक? नहीं, क्योंकि अगर इससे पहले भी इलेक्शन में आप देखें तो 15 पार्टीज थी, 15 पार्टीज का अलायंस था, और इसी तरह की बातें थी। अगर नुसरत मेरी बहन बहुत जज्बाती है, तो आप दोनों को हमें साथ बुलाना चाहिए। काफ़ी जज्बाती है, और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अपनी पार्टी में वाहिद मेहनत कर रही है, अपोजिशन की वाहिद ऊंची आवाज़ है, और मैं तो उसकी तारीफ़ कर रही हूँ। लेकिन ये है कि जहाँ पे संजीदा सियासत ना हो रही हो, वहाँ पे तो खुद इंसान ज़ाया हो जाता है। अच्छा मैडम, पीपल्स पार्टी की नज़रियाती सियासत के हवाले से कुछ बात करते हैं। आप लोगों ने कृष्णा कुमारी को भी टिकट दिया है, तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी कुछ चेंज हुई है, कुछ सियासत में भी कुछ चेंजेस आए हैं इस हवाले से, क्योंकि काफ़ी बात हुई थी, तो मैंने कहा आपसे ये। देखिए, पीपल्स पार्टी ने इससे पहले भी रत्ना कुमारी चावला को सेनेट तक पहुँचाया था,
पीपल्स पार्टी ने रिजर्व सीट पर भी दिया है हमेशा टिकट, और इसके अलावा जनरल इलेक्शन में भी हमारे यहाँ माइनॉरिटी के लोग बैठे हैं और उनके पास बहुत अहम जो हैं वो रहे हैं वजारतें जी। इसके अलावा हमने अनवर लाल दीन को दिया है हमारा, बल्कि एक पिक्चर बहुत वायरल हुई है कि वो बाइक पे वाइफ के साथ जा रहे हैं। खैर उनके पास तो बाइक भी है, हम तो जब डिप्टी स्पीकर बने थे हम तो अभी भी रिक्शा के थे लोग। तो वो इसके मतलब हमारे बड़ा देखिए 30 लाख के करीब लोग हिंदू जो हैं हमारे यहाँ बसते हैं, और जो उनके पॉपुलेटेड एरिया हैं उसमें जो पाकिस्तान में ये है कि 5% माइनॉरिटीज़ को जॉब दी जाए, वहाँ बहुत ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा उनके पास जॉब्स हैं, NIC उनके बने हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसा रहना भी चाहिए। कुछ एक आध दफ़ा कोई शरारत भी हुई तो लेकिन वहाँ के खुद वैसे नंद माइनॉरिटीज याद आया कि नंद कुमार साहब कल गुटखा खाते हुए पकड़े गए और असेंबली में खा रहे। अच्छा मैं ये बात बताऊँ आपको कि काफ़ी दफ़ा असेंबली में गुटखा और इनके ऊपर बात होती है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं लोग तो लोग हमारे ही लोगों के पास आके छुड़वाते हैं, मैं तो कभी न छुड़वाऊँ। अच्छा वैसे जब इस तरह से पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या सज़ा तजवीज़ की जाती है? पता नहीं, मैं होती तो कहती जाइए थूक के आइए। अच्छा जी। लेकिन आपने तो सपोर्ट किया कि भाई वो आज दिवाली का दिन है, होली का रोज है, तो अच्छा वो एक लाइटर में कहा गया क्योंकि जो हम इंडियन मूवीज देखते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि होली है तो जरा खुल के पी लो। चलें जी, डिस्कशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी नफीस सईम साहब भी मौजूद हैं, तो कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब गुड मॉर्निंग आज में हमारे साथ इस वक्त डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं और वक्त का पता ही नहीं चल रहा है। मैडम यकीन करें आपके साथ बात करके इतना मज़ा आ रहा है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बस दिल कर रहा है आपको हर शो पे हम बुला लिया करें। अच्छा हम सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे और जैसे कि जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, तो ज़ोरों शोर से जो लाउड वॉइस है वो इस दफ़ा के इलेक्शंस में यही है कि जी जितना पैसा इससे पहले इस्तेमाल होता रहा सेनेट इलेक्शंस में उससे कहीं दुगना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि फाटा के तो एक ग्रुप ने जो है वो अपनी बोली भी लगाना शुरू कर दी है। तो इस तरह के जब मामलात हैं तो इसकी रोकथाम के लिए बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि जी इस तरह का मामला जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिल्कुल लीगली होना चाहिए, इस तरह का जोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो मामलात हैं उसको अब डील कैसे किया जाएगा, इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जाएगा कि इस दफ़ा इतना ज़्यादा ना हो? ये तरीका यही था कि अगर ये सारे लोग शुरू से असेंबली में इंटरेस्ट लेते, आते वज़ीर आज़म साहब, इमरान साहब, तो वो जितने ख्यालात जो अपने इंटेलेक्चुअल उनकी बातें हैं जो सिर्फ उन्हें ट्रक पर या किसी और जगह याद आती हैं वो हमें असेंबली में आके देते। हम जैसे बेवकूफ़ जाहिल लोग नहीं समझते, आप आते बताते अपने इनपुट देते। अब दोनों की अटेंडेंस देख लें, कोई आया नहीं है तो इसलिए हवा में जो बातें होती हैं वो हवा में रह जाती हैं। हम भी चाहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ है, क्योंकि फवाद चौधरी हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, क्योंकि हमें तो तालिबान की धमकी थी पिछले इलेक्शन में, तो ये सारे सब निकलते थे बल्कि कहते थे रुको तालिबान में आ रहा हूँ, अभी ये नहीं करो वो नहीं करो और इनसे हमारी बातचीत होगी। ये उनके पॉलिटिकल विंग बन गए थे, अस्करी फोर्सेस जो थी इस किस्म की। जी अच्छा तो आपके वज़ीर दाखिला ने खारजा ने कह दिया कि तालिबान जो है वो तस्लीम करते हैं, वो एक पॉलिटिकल फोर्स है और उन्होंने अशरफ गनी साहब के बयान की तायद कर दी है। मौक़िफ़ देखिए जो है वो आप देख रहे हैं उनका, वो तो पहले भी ये कह चुके हैं कि हमारे और उनके ख़यालात बहुत मिलते हैं, उनकी पार्टी की तरफ से ये बात आ चुकी है। और खालिद ख्वाजा और जमात इस्लामी के जो अमीर थे हमारे काजी हुसैन अहमद, उन दोनों ने जो बयान दिए हैं उन्होंने ये कहा कि 9 दफ़ा नवाज शरीफ साहब को हमने उसामा से मिलाया और सब जानते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो आई थी उसमें उसामा ने पैसे लगाए थे। तो हमें बता रहे हैं लोग कि पैसा नहीं चलना चाहिए। ठीक सही, छांगा मांगा क्या था, ठीक हमने लगाया था। आप अब वो कहते हैं ना जी आपने बलूचिस्तान में जो गठजोड़ किया और बलूचिस्तान में आपने जो साजिश की, नवाज शरीफ साहब कहते हैं इसका भरपूर हम जवाब देंगे। और अगर पंजाब की बात करें तो मुसद्दिक मलिक साहब ये कहते हैं कि जी पंजाब असेंबली में सेनेट के इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता क्योंकि 47 सीट्स होती है वहाँ पे, ये ज्यादातर जो है वो सिंध में ही होता है। सिंध में क्या हो रहा है? सिंध में तो सीधी सीधी हमारी सीटें, आपके यहाँ तो अभी खुद वो पीरजादा साहब अलग हो गए,
उनका ग्रुप है वो कह रहे हैं। उससे पहले ही आपके यहाँ जब ये फैसला भी नहीं आया था, उससे पहले ही आपके यहाँ 4 इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, 4 से 5 इंडिपेंडेंट का मतलब है कि 10 आपके जो एमपी हैं वो प्रोपोजर और सेकेंडर बने। इससे पहले की मैंने मिसाल दे दी। तो अपने लोगों को तो संभालें। आप एक किचन कैबिनेट लेके चलते हैं, उसके अलावा लोगों से आपका क्या रवैया है सब जानते हैं। आप कह रही ना सिंध में कैसे होगा, तो आपके ऊपर मुखालिफिन ये इल्जाम लगा रहे हैं जब से ये एमक्यूएम वाला मसला शुरू हुआ है कि एमक्यूएम के अंदर जो मसला शुरू हुआ है ये किया ही पीपल्स पार्टी की तरफ से गया है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। कामरान टिसोरी हमारे रिश्तेदार हैं। यही तो मुझे बताएं, तो ऐसे लड़ाई हो रही है जैसे रिश्तेदारों के यहाँ जो बेचारे होते हैं उनके यहाँ शादियों में होती है, उसको बुलाया तो हम नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। यही तो अगर देखें पीपल्स पार्टी बहुत सारी बातों में लोगों को समझ नहीं आती है, लेकिन हमारे यहाँ हर तबके से राय ली जाती है कि अगर हमने पंजाब में कायरा साहब को बनाना है तो हमने हर लेवल पे सरकार साहब से किसी ने राब्ता किया। मैंने आपने कामरान टिसोरी साहब का नाम क्यों लिया जब झगड़े की इसलिए कि झगड़ा वहीं से शुरू हुआ था। वो तो कहते कामरान टिसोरी का मसला ही नहीं है, वो 2 ग्रुप से भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। मैं तो नहीं समझ रही भाई भाई का झगड़ा, ये तो अब 2 दुश्मनियां हो गई। यहाँ तक हो गया कि राब्ता कमेटी होनी नहीं चाहिए। ठीक, बिल्कुल, एक ग्रुप अलग हो गया। पतंग का राब्ता कमेटी होनी नहीं चाहिए। झगड़ा चल रहा है, ये जरूर बताएं कि ये बात क्योंकि बहुत ज्यादा आम हुई थी कि फारूक सत्तार से पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी ने खुफिया तौर पे राब्ता किया है। फारूक सत्तार से कोई खुलेआम भी राब्ता करे तो कहते हैं क्यों फोन किया। देखा था आपने? जी बिल्कुल, हैदर अब्बास रिजवी ने बिल्कुल हैदर अब्बास रिजवी ने फोन किया। तो फारूक सत्तार के पास बस एडवांटेज ये है कि उनके पास माँ है। हाँ। एक सवाल है मैडम, एक सवाल है, प्रायोरिटी किसको देंगी? पीएसपी, बहादुराबाद, आईबी, पीआईबी ग्रुप, अगर फर्स्ट कर लें, तीनों आपको अप्रोच करते हैं। हमारे तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं, क्योंकि इनको भी मालूम होना चाहिए कि इन सब ने पीएसपी, अब जो 2 हैं पीआईबी और बहादुराबाद, पहले तो ये दोनों एक थे, इन दोनों ने मिलकर एक ही चूरन बेचा, महाजर, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं है इन्हें, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। और मैं नहीं समझती कि अगर ये इस वक्त कुछ नहीं कर सके तो आगे भी कुछ कर सके। इस सारी सूरत हाल का यही कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा एज ले रही है। देखिए आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी कि 2 क्या था वो 2 डबल रोटी के पीस पे कुछ लड़ रहे थे, दरमियान में एक आ गया बराबर शेयर करवाने। अपॉर्चुनिस्ट की क्या बात है? अगर आप खुद लड़के बिखर जाएं तो हमें इसमें क्या है? जब आप मुत्तहिद थे तो आप तो किसी को वोट नहीं डालने देते थे, छप्पे लगाते थे, आप तो जीने नहीं देते थे। 950 से ज्यादा पीपल्स पार्टी का वर्कर है जो कराची में एमक्यूएम के हाथों मारा गया है। चले मैडम, अब वही है ना कि इनकी जो सूरत हाल है, इनका वोटर भी कंफ्यूज है। कराची की सियासत में अब यही कहा जा रहा है कि जी इनके 2 नहीं 3 नहीं 4 धड़े बन गए हैं। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी यही कहते हैं कि जी अगर कराची के अवाम को किसी को देखना है तो वो पीएसपी की जानिब देखे, क्योंकि हम हैं कराची को करने वाले, हम उनके मसाइल हल। अच्छा, इसलिए उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 50 साल के तो होने वाले होंगे। इस वक्त वो रोते हैं हमसे गलत कराया गया। आपकी अपनी अकल नहीं थी? जब छोटा सा बच्चा होता है उस वक्त से माँ से समझाती है कि बड़ों के साथ ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो अब आपको अब हिदायत मिली है, किसी को क्या पता अभी भी सही है या नहीं। चलें कराची के मसाइल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। आपने कहा कि क्योंकि एमक्यूएम अभी थोड़ा सा इख्तलाफात का शिकार है और फोकस्ड नहीं है, इकट्ठे नहीं है, तो ऑल्टरनेट क्या है? आप कह रही हैं पीएसपी भी ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी तो खुद तो कोई काम नहीं कर रही है कराची के अंदर, लोगों को मोबिलाइज नहीं कर रही पॉलिटिकली। कैसे नहीं कर रही? एक तो पहले हम ये बता दें कि क्या हम लोगों को मारें जैसे हमें मारा जाता था? कल ही हमने यौम शोहदाए कराची मनाया है कि हम लोगों को मारें। हमारा एक नज़रिया है, हम उसे लेके जा रहे हैं लोगों के पास। अगर ये नज़रिया लोगों को समझ आता है कि हमें सबको मिल के चलना है, कराची मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तमाम कौमियतें, तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, सबको मिल के चलना है, अगर ये लोगों को समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है। हम कराची वालों से ये भी पूछते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की शहादत के बाद से लोकल गवर्नमेंट तकरीबन पूरा और 90% से ज़्यादा MNA MPA MQM के थे, सारा बजट मिलता था। और मुशर्रफ के ज़माने में इतना पैसा लोकल गवर्नमेंट को, मुस्तफ़ा कमाल को मिला, जो उनके जवाल की वजह भी बना कि उनसे अल्ताफ़ हुसैन ने 22 दिन खुर्शीद मेमोरियल हॉल में रख के सारा सब कुछ जी वापस लिया। तो वो कहाँ है?
वो हमें क्यों नहीं नजर आता? कराची की तो हर गली हर सड़क पक्की होनी चाहिए थी। आज जो हॉस्पिटल से काम कराची की हर गली हर मसाइल है, गवर्नमेंट आप इससे मुबर्रा तो नहीं हो सकते बहरहाल, लेकिन यही जिम्मेदारियों से। नहीं, मैं एक बात पूछती हूँ कि डीएमसी को हम उसका बजट दे रहे हैं, कचरा उठाओ। अब डीएमसी अगर ये रेजोल्यूशन पास करे कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है और हमारे कचरे को सिंध गवर्नमेंट आउटसोर्स करे, तो इसमें हमारी क्या गलती? ठीक है, आपकी गलती नहीं है मैडम। सखर में पैसा तो हमने दे दिया ना। सखर में जेल से जारी दस्तावेजात पे कैदी छुड़ा लिए जाते हैं, रिहा करा लिए जाते हैं। आईबीए की जमीन पर जो है वो कब्जा कर लिया जाता है और पीपल्स पार्टी पर इल्जाम आता है कि हाउसिंग कॉलोनी बना दी है। निसार खोड़ो असेंबली में कहते हैं कि मसाइल नहीं है, हम नहीं छुड़वा सकते। आप लेजिस्लेशन पास करते हैं, प्राइवेट बिल पर अपोजिशन शोर करती है कि बिल कैसे पास कर दिया आपने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का एक्ट का, इतनी हेस्ट ने, व्हाई डिड यू डू दिस इन हेस्ट? अच्छा, पहले तो ये बता दूं कि अपोजिशन को इस पे इतराज़ नहीं था कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट नहीं दी जाए। अपोजिशन ने और ख़ुद हुकूमत ने भी ये इतराफ़ किया कि बिल की टाइपिंग में गलती है और उन्होंने जल्दी में इसको पढ़ा है, ठीक है, और उसके टाइटल में ही गलती आई थी, अदरवाइज़ उसका सारा डायलॉग बिल्कुल सही था। और क्योंकि वो आउट ऑफ टर्न आया था तो इसलिए, अदरवाइज़ वो यूनैनिमसली पास हुआ है। अब रही बात देखें कब्ज़े वाली, ये कोई नई बात नहीं है, चाहे हुकूमती साइड हो चाहे अपोजिशन की साइड हो, जो भी इन्फ्लुएंशियल होता है वो ज़रूर इस तरह की हरकत करता है। असल बात यह है कि क्या जिसने कब्ज़ा किया उसके ऊपर मुकदमा नहीं बना गया? क्या वो कोर्ट को नहीं वो देख रहा? तो ये कब्ज़ा खोर, कब्ज़ा माफिया रहते हैं, लेकिन उनसे निपटा जाता है। अब आप देखिए कराची में सिर्फ ईस्ट में 476 शादी हॉल थे और आपको मालूम है कितने उसमें रजिस्टर थे? 6। ठीक है, बिल्कुल। कराची वालों जागो प्लीज। कराची वालों जागो प्लीज। ठीक है, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बहुत जबरदस्त डिस्कशन हो रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद है और ओवरऑल कराची की सियासत में अब क्या रुख इख्तियार होगा और कराची की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख न, वो अंकल पीछे आवाज आती है तो जरा so cute। तो ये थे आयुष्मान, जिनका ताल्लुक सुबह पंजाब के शहर उकाड़ा से है। 12 साल आयुष्मान नईम देखते ही देखते अचानक उस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज बने हैं जब उन्होंने गुज़िश्ता माह 25 फरवरी को सबक आतिफ असलम का एक गाना फेसबुक पर शेयर किया था और वो वायरल हो गया। अगरचे आतिफ असलम की आवाज में दिल दिया गल्ला बेवक्त कई बार सुनने के बाद भी दिल ही नहीं भरता, ताहम अर्शमन नईम की आवाज में भी यही गाना बार बार सुनने को दिल करता है। अर्शमन नईम की जानिब से शेयर की गई वीडियो को अब तक 40 लाख बार जो है वो देखा जा चुका है। तो मजीद भी हम अर्शमन से बात करेंगे और अर्शमन से चैट करते हैं। कैसे हैं आप अर्शमन? ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, हम लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा ये बताएं कि आप जो इतना अच्छा गा लेते हैं ये कैसे गा लेते हैं? शौक है आपको, बचपन से ही शौक था? हाँ जी, बचपन से ही शौक था। अच्छा, तो फिर कैसे सोचा कि एक गाना गाया जाए और फिर वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाए? बस एक दफा हम लाहौर आए थे उकाड़ा से, वैसे देखने आए थे तो इधर हमारी आंटी का घर है, हम उधर गए। इन्होंने कहा, मेरी मम्मा ने कहा कि बड़ी अच्छी आवाज है इस बेटे की, तो उन्होंने अपलोड कर दी वीडियो गाने की, तो अब ये हो गया। आयुष्मान मेरे भाई ये बताओ, देखो ना कि तुम कितना फेमस हो चुके हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, वायरल गई है तुम्हारी वीडियो, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? जी, लोग कैसा रिस्पांस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, दोस्त क्या कह रहे थे सारे कि अर्शमन क्या जबरदस्त तुमने जो है वो गाना गा दिया है? बस सारे बड़ा अच्छा आ गया यार। अरे वाह बड़ा छा गया यार। तो अर्शमन कुछ गा के थोड़ा सा सुनाओगे? कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां,
करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख मिला के दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सो क्यूट, सो क्यूट। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आयुष्मान को देखकर। 12 साल की उम्र में ऐसा गा रहा है। हाँ बिल्कुल। ये ही नहीं कि बस खाला के यहाँ इसको गवा दिया, आप इसको बाकायदा कोई उस्ताद रख के दें। एक बच्चे का इतना अच्छा गला है, इतना अच्छा, तो उसको आप इतनी उम्र में ऐसा गा रहा है तो यकीनन उसे सीखने बिल्कुल उसको एक उस्ताद रख के दें, उसको कुछ टाइम दें कि वो उनसे सीखे। कच्ची उम्र की पक्की ताने हैं भाई। अरे वाह, क्या बात है, कच्ची उम्र की पक्की ताने। ठीक है। अच्छा अर्शमन, आपको पता है हमारे साथ डिप्टी स्पीकर शैला रजा साहिबा भी मौजूद हैं और वो ये कह रही हैं कि आपकी मम्मा को चाहिए कि आपकी मम्मा जो है आपको प्रॉपर इसकी एजुकेशन दे, प्रॉपर आपको सिखाएं सिंगिंग। आप सीखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 में पढ़ते हैं। तो अगर आपको सिंगिंग सीखने का शौक है और आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो फिर आप कोशिश करेंगे कि आप आगे अच्छी तरीके से सिंगिंग सीखें और इसको कंटिन्यू करें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए घर वाले आपके क्या कहते हैं कि अर्शमन तुम्हें सिंगर बनना चाहिए, तुम अच्छा गाते हो, या फिर किस तरीके से आपको घर में कहा जाता है कि ठीक है जी वीडियो अपलोड कर दिया अर्शमन, लेकिन अब पढ़ाई में तो ध्यान लगाना है, वो ऑब्वियसली लगाना है, लेकिन सिंगर नहीं बनना आपने, ऐसा कुछ कहते हैं? सारे कहते हैं कि पहले डॉक्टर फिर बाद में सिंगर। हाँ। 2 घंटे ना, 2 घंटे सीख सकते हैं ना। हाँ। कोई भी आप खेल तो खेलते होंगे ना, उसमें आप 2 घंटे सीख लें। आयुष्मान, शैला रजा साहिबा कह रही हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ भी तो ये सीख सकते हैं, इतना जबरदस्त आपके पास टैलेंट है, खुदादाद सलाहियत है, और मौसीकी भी इलाज है। हाँ। और डॉक्टर जब आप बने तो उसके साथ लोगों को अच्छे गाने भी सुनाएं। हाँ। ठीक है, चलें 2 घंटे जरूर आप दें सुबह के, जल्दी सो जाए। अपने मम्मी पापा को शैला रजा साहिबा की बात जरूर सुनाएं कि आप पढ़ाई के साथ साथ भी अपना इस शौक को पूरा कर सकते हैं और इसमें मजीद इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसे सीख कर। अच्छा अर्शमन, कोई और सा सॉन्ग भी आपको आता है तो आप सुनाएं और डेडिकेट करें हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान को, शैला रजा साहिबा को। अच्छा ठीक। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही, आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, अधूरी कहानी। इसको तो बहुत कम टाइम लगेगा, इसकी मदर को प्लीज देखें, वैसे भी तो सब कुछ इतना याद कर रहा है ना, गा रहे हैं, अगर इसको सुबह का एक टाइम कर दें या शाम का तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा मैडम, इस तरह के टैलेंट के लिए सिंध हुकूमत कोई इकदाम करती है इस तरह के बच्चों को पॉलिश करने के लिए, इस तरह के टैलेंट को आगे लाने के लिए? सिंध हुकूमत के हमारे कल्चर के मिनिस्टर माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, सैयद सरदार अहमद शाह। हाँ। और हमने बहुत सारा पिछली हुकूमत ने भी काम किया कि चुन चुन हमारे फनकार थे
उनकी दाद रसी को किसी न किसी तरह पहुँचे। और अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, अभी शायद आर्ट एंड क्राफ्ट का भी आज से शुरू हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि हमारे पास ये बच्चा हो तो हम बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। अर्शमन, मैडम भी कह रही है कि जब आप कराची आएंगे तो डेफिनेटली आपसे जरूर मुलाकात करवाएंगे और आप हमारे शो पर भी जरूर आइएगा और बहुत अच्छा वो हमें सॉन्ग भी सुनाइएगा। और आपके फ्यूचर के लिए और करियर के लिए बेस्ट विशेस। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद थे। चलें जी, अर्शमन हमारे साथ थे और बहुत ज़बरदस्त बात है मैडम, हुकूमत की नज़र जो है वो हर तरफ है। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंगिंग के हवाले से, तो वहीं आप कुछ बात करते हैं कि हेल्थ सेक्टर में भी पीपल्स पार्टी ने जो है वो काफ़ी इस दफ़ा काम किया है, लेकिन आप लोगों का काम उस तरह से हाईलाइट होकर सामने नहीं आता जैसे मेट्रो वाला काम सामने आता। अच्छा, देखें, बात यह है कि मैं ये मानती हूँ, हो सकता है पार्टी मेरी नाराज़ भी हो, अच्छा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारी मीडिया मैनेजमेंट ज़ीरो नहीं, नेगेटिव है। और वरना इस वक्त रोड सेक्टर पे जितना काम हुआ है कराची में, इससे पहले कभी नहीं हुआ। कराची में एजुकेशन, सिंध में एजुकेशन पे जितना काम हुआ है, आपको याद होगा जब हम आए तो लियारी में गैंगस्टर थे। पाकिस्तान बनने के बाद कराची यूनिवर्सिटी के बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो लियारी में, और आज तक उसमें छुट्टी नहीं हुई। अब तक लियारी में हम 300 डॉक्टर दे चुके हैं लियारी मेडिकल कॉलेज से, और कभी उसमें छुट्टी नहीं हुई। और 4 से 5 साल में वो कॉलेज पूरे पाकिस्तान में A कैटेगरी में है। और जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है, चाहे साइबर नाइफ हो, NICVD हो, SIUT हो, इंडस हो, या सक्खर में जो है किडनी ट्रांसप्लांट वहाँ भी हो रहा है, और NIBD को भी हम कर रहे हैं, जहाँ पे बोन मेरो के लिए अब किसी मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एजुकेशन में भी देखें तो कराची में जैसे मैंने बताया, सिंध मदरसा, SM आर्ट्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया, कॉमिक्स कॉलेज को इधर यूनिवर्सिटी बनाया, ऐसे बहुत सारा काम है। लेकिन पहले के काम इतने ज़ीरो हैं कि जब उनको आप ऐड करें तो फिर बहुत पीछे चला जाता है। जी, बहुत सारे इकदाम किए, लेकिन शैला रज़ा साहिबा यही कह रही हैं कि मीडिया मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल जीरो है। इस वजह से पीपल्स पार्टी के नेगेटिव है, और इस वजह से पीपल्स पार्टी के जो जितने भी तरक्याती काम है वो उभर के सामने नहीं आते। अच्छा, आगाही मुहिम के हवाले से भी आपने जो है वो कोई कैंपेन शुरू की है, उस हवाले से बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध विमेन पार्लियामेंटेरियंस को किसके नाम से एक आगाही, कॉज के नाम से एक आगाही मुहिम शुरू की जा रही है। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इसका कुछ हिस्सा अभी है, आपको दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी नहीं प्लीज, ये हमारे तमाम असेंबलीज में एक विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस है, जिसमें तमाम पार्टीज की खवातीन है जो अपनी पार्टी लाइन से अबव होकर औरतों और बच्चों के लिए। अच्छा, इस पर एक पहले डॉक्यूमेंट्री है, वो देखते हैं, फिर वापस आके उस पर बात करेंगे। सिंध विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस ने एक आगाही मुहिम आगाह माशरा महफूज बच्चे के नाम से शुरू की है। यह मुहिम छोटे छोटे खाकों पर मबनी है, जिसमें निहायत आसान अल्फाज और सादा तरीके से माँ और बच्चों को माशरे में बढ़ते हुए मनफी रवैये से बच्चों को महफूज रखने के तरीके बताए गए हैं। बच्चों बैठ जाएं। बच्चों, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि मैं आप लोगों को आज कुछ नया सिखाऊंगी। आज हम बात करेंगे अपने जाती तहफ़्फ़ुज़ की, यानी अपने बचाव की। अच्छा, मुझे बताएं कि हम सबसे छुप के कपड़े क्यों बदलते हैं? अगर जिस्म को कोई देखे या जिस्म को कोई छुए तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको मालूम है जिस्म को कौन सिर्फ छू सकता है? मैं बताती हूँ। कपड़े बदलते वक्त या नहाते वक्त जिस्म को सिर्फ अम्मी छू सकती है। हमेशा याद रखें, बल्कि आज मुझसे हाथ उठाकर वादा करें कि आपके जिस्म को कोई छुएगा या आपसे कहेगा कि उसके जिस्म को छुए, तो आप फौरन वहां पे जोर से चीख के कहेंगे कि रुक जाओ। फिर वहां से भागेंगे और जाके फौरन अपनी अम्मी को पूरी बात सही सही बता देंगे। तो जनाब, ये एक कैंपेन है कॉकस के नाम से, और इसका कुछ हिस्सा हमने आपको दिखाया कि इसका एक्चुअली विजन क्या है। मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं शैला रज़ा साहिबा से। ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है मैडम, जो कि अब फाइनली तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने मिलकर ले ही लिया है। इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि कराची में या सिंध में इस तरह के इकदाम कम होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने की है, ठीक, और उसमें ऑपोजिशन को भी मैं
बहुत ज़्यादा सराहूंगी, क्योंकि तमाम लेजिस्लेशन एक तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग इस तरह हुई कि वो यूनानिमसली थी। और सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए और औरतों के लिए जो है खिदमात हैं। और हमने जब ये देखा कि बहुत ज़्यादा इस तरह के बच्चों के ख़िलाफ़ वाक़यात हो रहे हैं, ये मनफी रुझानात देखने में आए, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि लेजिस्लेशन के साथ साथ हमें अपना माँ का किरदार भी लाना होगा सामने। तो हम सब जब मीटिंग कर रहे थे तो हम सब ने ये महसूस किया कि बच्चे जो है ना वो समझते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, वो महसूस करते हैं कि ये बैड टच है या उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन जब वो शेयर करना चाहते हैं अपने बड़ों से, ख़ास तौर पर माँ से, तो हमारी माएँ अंडरस्टैंड नहीं करती, हर एक पर एतमाद कर लेती हैं और बड़ा फ्रीली अपने बच्चे को कह देती हैं, सामने ही तो दुकान है, ये ले आओ। और है ना, रिश्तों को बहुत अपने तरजीह करती हैं। तो हमने ये किया कि हमने ये बताया कि स्कूल में या किसी जगह बच्चों को बताया जा रहा है, लेकिन जब वो घर आता है, जो इसके बाद के 3 खाके हैं बिल्कुल वो इस पर ही हैं कि जब वो घर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है। जब एक बच्चे ने रिस्पॉन्स किया तो उसकी माँ का ये ख्याल था कि मेरी बच्ची मुझसे हर बात करती है, तो उसने कहा कि तुम तो हर बात करती हो। उसने कहा नहीं, मुझे तो जो अपना उसका चचाजाद भाई था उसका नाम लेके कहा कि वो मुझे पढ़ाते पढ़ाते गोद में बिठा लेते हैं, मुझे गर्दन पे और कमर को छूते हैं। तो माँ के लिए बिल्कुल सरप्राइज था। जब उसने बाप से कहा तो बाप ने कहा मेरा खून है, क्या बातें कर रही हो। तो फिर माँ ने स्टैंड लिया, सही, और उसने कहा कि ये ऐसा नहीं होगा, फिर पुलिस को दिया। फिर दूसरा इसका यही था कि बच्ची ने घर आके बताया, माँ ने कहा तुम्हारी टीचर तो रोज नई बातें बताती हैं, मुझे अभी खाना पकाना है, ये करना है, वो करना है, और बच्ची को झिड़क दिया। बच्ची बैठ के रोने लगती है कि मुझे भी लोग छूते हैं और मैं अपनी अम्मी को नहीं बताऊं तो किसको बताऊं। फिर हमने ये किया कि एक बच्चे को दिखाया 4-5 साल का, उसके हाथ में 50 का या कोई नोट है, और वो जाके शॉप पे कहता है अंकल डबल रोटी दे दें। ठीक, छोटा सा बच्चा है, शॉपकीपर उसको देखता है इधर उधर के कोई भी नहीं है, उसको कहता है डबल रोटी मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको तो बहुत चॉकलेट पसंद है, आप अकेले आए, आज ही मैं आपको अंदर रखी है चॉकलेट। और उस बच्चे को अंदर ले जाता है। और फिर वो बच्चा, जाहिर है कि उसके साथ जो होना होता है, बच्चे मर भी जाते हैं। फिर उसकी माँ को दिखाया है। हम जो असल बात कहना चाहते थे वो यही कहना चाहते थे कि आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, सबसे पहले आपका बच्चा, अपने बच्चे को कभी अकेला ना छोड़ें। तो ये जो आखिर में जो माँ का तड़पना है और वो सब है, वो बहुत है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कभी इसको पूरा भी चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम इसका तो इसका क्रेडिट हमारी सारी खवातीन को जाता है, और डेफिनेटली एक कंबाइंड काविश है। और आई होप कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस पैकेज के थ्रू या इस कैंपेन के थ्रू अवेयरनेस भी होगी। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। सब्सक्राइब टू यू। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जनाब हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी भी बैठे हुए हैं और शैलजा साहिबा भी बैठी हुई हैं, और इनसे हम आगाही मुहिम के बारे में, कॉकस के बारे में बात कर रहे थे। तो डेफिनेटली जिस तरीके से हम बहुत इस बात से पुरुमीद हैं कि इस मुहिम से, इस अवेयरनेस से जो है लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, वहीं कोई और भी आपकी कोई मज़ीद कैंपेन्स हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? बिल्कुल, 8 मार्च को हम सुबह में तो तमाम ही पार्टीज़ अपनी अपनी ख़वातीन मार्च करती हैं, लेकिन कॉकस की तरफ से शाम को एक सेमिनार किया जाएगा वुमेन हेल्थ पर, जिसमें हम इस पर जाएंगे कि हमारी औरत की अगर सेहत होगी, यानी सेहतमंद औरत मजबूत पाकिस्तान, तो हमारी नस्लें भी जो हैं वो सेहतमंद होंगी। और ये जो हमारी रिपोर्ट आई है कि 1 घंटे में इतने बच्चे पैदाइश के बाद मर जाते हैं, तो उसकी वजह यही है कि औरत कमज़ोर है जिस्मानी तौर पर बहुत। तो उसमें हम बहुत अच्छा ये सेमिनार होगा, तो मैं तो आप लोग को भी बुलाऊंगी। और इसके बाद हम चाहेंगे कि ये एक तस्वुर ख़त्म किया जाए कि मर्द आके कहें कि मैं इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ, आप भी इसे सपोर्ट करें। तो अब यहाँ तक तो हम आ गए हैं कि जब तक 10% औरतों का वोट नहीं होगा, कास्टेड वोट में नल एंड वाइट हो जाएगा, 5% को जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा। अब हमें यहाँ भी लाना है कि मेरा वोट मेरा इख्तियार, इस पे भी हम काम सही बिल्कुल। मतलब है कि हर घर पे अलग अलग पार्टी झंडे लगे होंगे। ये तो देखिए, मैंने दोबारा कहा कि अगर नजरियाती सियासत होगी तो हर एक नजरिए को समझने की कोशिश करेगा। अगर इसको सिर्फ यही बना के खेलें
करेंगे कि बिरादरी का सबसे मजबूत आदमी पकड़ लो तो हम जीत जाएंगे, तो फिर यही होगा कि कभी इस तरफ बैठ जाएंगे लोग, कभी इस तरफ बैठ जाएंगे। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि नजरियात सही। अच्छा मैडम ये बता दें ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है और कल सेनेट के इलेक्शन है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। हमने जान की कुर्बानियाँ देकर भी पाकिस्तान के लिए बात की है और हम पाकिस्तान ही के लिए सब काम कर रहे हैं। हमारे पास हमारे शहीदों का दिया हुआ रास्ता है, हमारे साथ चलें। सही। अच्छा सिंध से कितनी मिल रही है सीट्स फिर? ये तो कल ही पता चलेगा। कल ही पता चलेगा, लेकिन कितने पूरी उम्मीद है? मतलब एक हम तो ये समझते हैं कि हम ज्यादा सीट्स लेंगे। ज्यादा सीट्स। मैडम एक छोटा सा सवाल करूंगा, फिर तशनगी रह जाएगी। बड़ा अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई है। राव अनवर साहब तक क्यों नहीं पकड़े गए और आसिफ सरदारी के साथ उनके लिंक की बातें होती रहती हैं, आज आप क्लियर कर दें। देखिए ये तो मैं कहूँगी कि जब तक ये वाकया नहीं हुआ था हम सब मुस्तकिल उनसे रहते थे अटैच, इसलिए कि मलीर एक बहुत डिस्टर्ब जो है वो कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है, उसमें उस आदमी ने बहुत काम किया और बहुत सारे ऐसे मुकाबले किए कि जो अगर नहीं होते तो पता नहीं कितने धमाके होते और हम सब कितने लोग उसमें मर जाते। लेकिन जहाँ इंसान से गलती हो, जो काम करता है उससे गलती भी होती है। जो कुछ नहीं करता, मैं सुबह से चुपचाप बैठी रहूं बिस्तर पे बनी सजी, कुछ भी नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो काम करता है उससे गलती भी होती है, और जो कुछ नहीं करते वो तनकीद करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो उनसे गलती हुई है, बहादुरी यही है इसको आकर उसको क्लैरिफाई करें, कोर्ट में पूरा मौका है। बिल्कुल मैं मानती हूँ। और रही बात अच्छा ऑफिसर होगा, हर एक को अपने सूबे में मेंटेन रखना है। चौधरी असलम जो थे मेरी उनसे बहुत ज़्यादा थी, भाभी भाभी करके बात करते थे और हर वक्त मुझे बताया करते थे अब आपने इस तरह नहीं जाना, ये नहीं करना। या बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, आप बरसों से आप शहर में रह रहे हैं तो अच्छे बहादुर ऑफिसर बहुत कम होते हैं। लेकिन मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं आप, राव अनवर के हवाले से अब अदालत ने उनको जमानत के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उनकी मतलब पूरी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है कि भाई आके आप अपना स्टांस अदालत में बताएं। लेकिन है कौन पीछे? मतलब इतनी हिम्मत देखिए मैं ये समझती हूँ उनको पुलिस को पूरे इख्तियारात हैं, जितने माशाल्लाह हमारे सिंध के आईजी साहब के पास इख्तियारात हैं, इतने किसी सूबे में नहीं। ठीक। और आईजी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ऊपर से कोई जो है प्रेशर है कि इन्हें गिरफ्तार नहीं करो या कोई हमें हिंड्रेंस कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। जाहिर है कि एक दरमियान में इतना मौका मिला है कि इंसान कहीं ना कहीं जा सकता है, छुप सकता है। इतने शोर मचता, बहुत कुछ होता, और शोर इसलिए भी देर से मचा कि अगर आप देखें कि नकीबुल्लाह के साथ जो दो लोग और थे, एक नज़र जान और एक इसहाक, ये बाकायदा दहशतगर्द थे, टेररिस्ट थे। और बड़ी देर से लोगों को समझ आया। तो हम बहुत आगे चले जाते हैं बात करने में और नेगेटिव होने में देर नहीं लगाते, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो 2 साथ और थे वो बहुत बड़े दहशतगर्द थे, इसी में गलतियां मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट बोलूंगी। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक आदमी का काम नहीं है, इसमें काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी लोगों ने नीचे पूछगछ की होगी, काफ़ी लोगों ने फाइनल डिसीजन में लिया होगा। तो इनको सामने आना चाहिए, बताना चाहिए, और जहाँ बहुत अच्छे काम होते हैं वहाँ माशरे में इतनी हिम्मत है कि वो आगे भी बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा कि एक मदरसे के प्रोफेसर ने लाठियां मार मार के बच्चे को जी बिल्कुल जान से मार दिया और बाप ने कहा मैंने माफ कर दिया। बिल्कुल तो आप तो एक बहुत बहादुर। गुड मॉर्निंग आज में भी हमने आवाज उठाई थी। बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे शो पर आए। नफीसा साहब आप हमारे शो पे आए डेफिनेटली, और बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्दी आज जो है वो डिस्कशन हुई है। तो अब कुछ बात कर लेते हैं उर्दू के मारूफ रोमानवी शायर नासिर काज़मी के हवाले से, जिनको दुनिया से गए आज 46 बरस बीत चुके हैं, लेकिन इनकी हिजर और फिराक की शायरी आज भी दिल वालों की आवाज़ बन जाती है। इसके साथ ही गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।